भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान का दर्शन, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का कोलकाता केंद्र और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में जो यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया है, उसके इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष हम लोगों के बड़े ही श्रद्धेयास्पद प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, और अभी आपने जिनका वक्तव्य सुना प्रोफेसर विठल दास मुंद्रा जी, और इस परिचर्चा सत्र के समन्वयक और सूत्रधार डॉक्टर अमित राय जी, और अपनी चित्त प्रसादक वाग्मिता से इस संगोष्ठी का संचालन कर रहे मेरे प्रिय अमरेंद्र शर्मा जी, और अमित जी की सहयात्री और सहधर्मिणी डॉक्टर चित्रा मैडम, सभागार में उपस्थित प्रोफेसर पालीवाल जी, प्रोफेसर गोपाल सिंह ठाकुर जी, प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, और हम लोगों के बीच काशी विश्वविद्यालय से पधारे अपने क्षेत्र के एक मूर्धन्य तपस्वी प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, और हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर मधु कपूर जी, हमारे प्रिय डॉक्टर आलोक टंडन जी, और सभागार में उपस्थित मेरे समानशील और मेरे सहधर्मी ज्ञान परंपरा से अनुराग रखने वाले प्रतिभागीगण। मित्रों, विठल दास मुंद्रा जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच आमना सामना कैसे हो सकता है, इसकी एक बहुत ही विस्तृत रूपरेखा हमारे सामने उन्होंने रखा। भारत में इस प्रकार के विचार परंपरा का एक लंबा इतिहास रहा है। पश्चिम में टाओ ऑफ फिजिक्स कापरा से ये परंपरा शुरू होती है, और इस तरीके की चिंतन की दुनिया में ये शुरुआत कापरा करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के समाज में अंततः उन्हें अनादर का सामना करना पड़ता है। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन का एक प्रतिस्मरण होता है कि लगभग 1970 और 80 के दशक में वासुदेव पोद्दार दिल्ली में रहकर ऋषि प्रज्ञा का काल चिंतन जैसे ग्रंथ लिखते थे, और विज्ञान के अधुनातन खोजों के साथ वैदिक परंपरा और बौद्ध परंपरा के वैज्ञानिक चिंतन का वो एक तरह से आमना सामना कराने का प्रयास करते थे। यहाँ प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी बैठे हुए हैं, मैं उनको स्मरण दिलाऊंगा कि गाजीपुर में मानधाता सिंह हुआ करते थे, जो गीता और विज्ञान, वेदांत और विज्ञान जैसे विषयों पर बहुत ग्रंथ लिखा करते थे। कुछ दिन पहले तक रामाश्रय राय जी इस परंपरा का वाहक बने, और वो पूरे देश में घूम घूम के व्याख्यान देते थे कि हमारे वैदिक परंपराओं में किस प्रकार से वैज्ञानिक अधुनातन चिंतन के बीज मौजूद है। और आजकल राजीव मल्होत्रा जी अपने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से उन्हीं वैज्ञानिक विचार बीजों की भारतीय ज्ञान परंपरा में खोज करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। मुझे आप क्षमा करेंगे कि मुझे कभी कभी लगता है कि इस प्रकार की चिंतन प्रणाली भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ शायद न्याय करने वाली चिंतन प्रणाली नहीं है। मुझे इस बात का भय होता है कि कहीं आधुनिक विज्ञान का जो साम्प्रतिक हेजिमोनी है, उस हेजिमोनी से प्रभावित होके कहीं हम इस प्रकार का चिंतन करने के लिए तो उत्प्रेरित नहीं होते हैं कि जिस प्रकार का आधुनिक विज्ञान एक आधुनिक सभ्यता का एक सर्वव्यापी साम्राज्य फैला लिया है, तो हम कहीं उसके हेजिमोनी से प्रभावित होकर अपनी हीन ग्रंथियों से उबरने के लिए
हम उस प्रकार के वैज्ञानिक विचार बीजों की खोज अपनी परंपरा में तो कहीं नहीं करते, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुद्धार और पुनराविष्कार करने वाले जो हमारे मनीषीगण रहे हैं 20वीं 19वीं शताब्दी में, जैसे कलकत्ता में वैदिक मीमांसा लिखने वाले अनिर्वाण जी, उससे पहले मिस्ट्रिजियम ऑफ वेदास लिखने वाले महर्षि अरविंद, और उसके बाद चले जाएं तो काशी की परंपरा में वासुदेव चरण अग्रवाल, इलाहाबाद की परंपरा में प्रोफेसर जीसी पांडे, और इस देश से बाहर रह के श्रीलंका निवासी आनंद कुमार स्वामी। इनकी रचनाओं में कहीं हमें इस बात की प्रेरणा नहीं मिलती, जब वो भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनराविष्कार करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक विचार बीजों को वो तलाशें। क्या उनके अध्ययन की ये कमी थी, अपर्याप्तता थी, या सुविचारित रूप से वो भारतीय ज्ञान परंपरा का अपने तरीके से पुनराविष्कार कर रहे थे? लेकिन मित्रों, आज के प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और उससे आगे बढ़कर भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक विज्ञान के दार्शनिक पक्ष से उसका तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है, इस पर आज बहुत जोर शोर से हमारे देश में चर्चा होती है। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। और इस माहौल की परिणति यदि इस बात में होती है कि चलिए इसी बहाने हमें अपनी ज्ञान परंपरा से यदि फिर से जुड़ने का, उसका पुनरावलोकन करने का यदि अवसर प्राप्त होता है, तो ये भारतीय जनमानस के लिए ये बहुत ही सुखद संयोग है। और इस सुखद संयोग का हमें लाभ लेते हुए हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से फिर से जुड़ने के प्रयास में हमें इस प्रकार का चिंतन अवश्य करना चाहिए। मैं आपके समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान के दर्शन के कितने आयाम हो सकते हैं, मैं उस पर कोई प्रतिपादनात्मक रूप से अपने व्याख्यान को निबद्ध नहीं करूंगा, बल्कि इसके विभिन्न आयामों को खोलने का प्रयास करूंगा, ताकि आगामी सत्रों में इस बात पर चर्चा हो सके। हमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार करते हुए सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि हम सभी लोग निःशंक और निर्द्वंद रूप से इस बात को मानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीनतम, सबसे समृद्धतम और सबसे अद्यतन ज्ञान परंपरा है। प्रायः पूरी दुनिया में जिन ज्ञान परंपराओं की चर्चा होती है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, चीनी ज्ञान परंपरा, ग्रीक ज्ञान परंपरा और सेमेटिक ट्रेडिशन का जो नॉलेज ट्रेडिशन है, ये चार बृहद ज्ञान परंपराओं को दुनिया में जाना जाता है। और इन ज्ञान परंपराओं के साथ यदि आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया की प्राचीनतम, समृद्धतम और अद्यतन अपनी निरंतरता को बनाए हुए ज्ञान परंपरा है। ऐसा क्या हुआ कि मगध की मौलिकता को सांप सूंघ गया और बहुत लंबे समय तक हमारी ज्ञान परंपरा हमें संबोधित करती थी, हमारे जीवन को नियोजित करती थी, हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्कारों को समायोजित करती थी। आज हमारी ज्ञान परंपरा अब हमको संबोधित नहीं करती, हमारे जीवन को नियोजित नहीं करती है। और इसीलिए हम अपनी ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार के लिए इस प्रकार से उद्धत दिखाई पड़ते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे 2-3 कारण हम गिनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारी ज्ञान परंपरा से हमारा नाता टूट कैसे गया, जिसको हम फिर से जोड़ने की कवायद में लगे हुए। मित्रों, इस देश में लगभग 700 वर्षों तक इस्लाम ने शासन किया और इस्लाम ने इस देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाए। कितने मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय ज्ञान परंपरा अपनी जीवंतता और अपने अक्षुण्णता को बनाए रखा। और इसका परिणाम यह हुआ कि 700 वर्षों के क्रूर शासन के बावजूद भी
इस्लाम को भारत में राजनीतिक विजय भले प्राप्त हुई हो, लेकिन उसे सांस्कृतिक पराजय का सामना करना पड़ा। और इस सांस्कृतिक पराजय का कबूलनामा आप इकबाल के गुरु हाली के मुदस्सस ग्रंथ में देख सकते हैं, जब वो कहते हैं कि किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, रहा सिर्फ बाकी न बहमो गुमा में, वो बदला गया आके हिंदुस्तान। और उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक हम एक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के शिकार हुए, और उन लोगों ने एक ऐसी सभ्यता दृष्टि हमारे सामने रखी जो हमारे सोचने विचारने, हमारे जीवन में उचित अनुचित के विचार करने, औचित्य अनौचित्य के प्रश्न पर विचार करने के सारे परिभाषाओं को उसने बदल दिया। और परिणाम यह हुआ कि भारत में इस्लाम ने तो मंदिर तोड़े, लेकिन 200 वर्ष का जो औपनिवेशिक शासन काल था, वह हम भारतीयों की चेतना में मंदिरों के प्रति जो निष्ठा थी उसी को तोड़ दिया, और हमें अपनी ज्ञान परंपरा से उसने विलग कर दिया। 1953 में मार्क्स द न्यूयॉर्क ट्रिब्यूनल्स में एक लेख लिखता है, द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें वो इस बात को दर्ज करते हैं कि भारत में मुगल, तुर्क, कितने जातियां आए जो भारत को जीतने के प्रयास किए, लेकिन भारत को वो जीत नहीं पाए, उनका हिंदुआइजेशन हो गया। क्योंकि ये इतिहास का शाश्वत नियम है कि कोई छोटी सभ्यता जब एक बड़ी सभ्यता को जीतने की प्रयास करती है तो उसका आत्मसीमन हो जाता है। लेकिन मार्क्स कहता है कि पहली बार अंग्रेजों से जब, और अंग्रेजी जो सभ्यता दृष्टि थी उससे जब भारत का सामना हुआ, तो अंग्रेजों ने इस भारत को जीता और वो हिंदुआइजेशन के पकड़ से बाहर रहे। ये एक कथा छोटी सी है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा से कैसे कटे, लेकिन इस पूर्व पक्ष का एक बृहत्तर आयाम यह भी है कि आज आधुनिक सभ्यता दुनिया की एक विश्वव्यापी और बलियसी सभ्यता का रूप धारण कर दिया है। यहूदी क्रिश्चियन ज्ञान परंपरा और विज्ञान और तकनीक के गठजोड़ से बनी जो ज्ञान परंपरा है, उसकी एक आधुनिक विश्व सभ्यता उसकी आवश्यक परिणति। और इस आधुनिक सभ्यता का जो विश्वव्यापी लक्ष्य है वह यह है कि जीवन के दिव्य और दैवी लंगरों को काट कर जीवन और जगत को उत्तरोत्तर लौकिकीकरण की ओर ले जाना और पूरी मानव जाति को इस एक रेखीय जीवन शैली नियोजित करना इस आधुनिक सभ्यता का एक अघोषित लक्ष्य है। और इसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक सभ्यता और आधुनिक ज्ञान प्रणाली ने पूरी दुनिया के देशज ज्ञान परंपराओं की ज्ञान प्रणाली का ही औपनिवेशीकरण कर दिया। इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम्स। और इसीलिए आप आज पूरी दुनिया में देखेंगे कि अपनी देशज परंपराओं और ज्ञान परंपराओं से जुड़ने की अकुलाहट पूरी दुनिया में दिखाई पड़ती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अफ्रीकी कंट्री के देश हो, सब में अपनी अपनी ज्ञान परंपराओं से जुड़ने की एक आत्मचेतना दिखाई पड़ती है। लेकिन वास्तव में ये जो आत्मचेतना है ना, वो आधुनिक सभ्यता और उसके पीछे की सक्रिय ज्ञान परंपरा के सर्वग्रासी पूर्व पक्ष के विरोध में उत्पन्न एक प्रतिचेतना। और इस प्रतिचेतना की हवा इस समय हमारे देश में जो बह रही है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान की खोज, भारतीय ज्ञान परंपरा का अतीत संग्राही निष्क्रिय महिमा मंडन में ये बड़े जोर शोर से क्रियाशील होती है। और हम अपने ज्ञान परंपरा का जब पुनराविष्कार कर रहे हैं, तो ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार का लक्ष्य होता है अपनी साझी सामुदायिक अस्मिता को अंगीकार करना। लेकिन इसमें मित्रों एक सतर्कता की जरूरत है कि जब हम अपनी ज्ञान परंपरा का पुनराविष्कार कर रहे हैं,
तो भारत में इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि यदि हम अपने ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार में थोड़ी सी भी असावधानी बरतते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में पुनराविष्कार का पवित्र लक्ष्य कहीं पहचान की राजनीति की शिकार न हो। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को, जैसा अमरेंद्र जी कह रही थी, ये अपने चरित्र में बहुलवादी है, लेकिन बहुलवादी होते हुए भी इसमें एकात्मता के भी स्वर है। तो अगर इस एकात्मता के स्वर और उसके बहुलवादी चरित्र के बीच में अगर हम समन्वय बैठाते हुए अपनी ज्ञान परंपरा का पुनराविष्कार नहीं करते हैं तो ज्ञान परंपरा के पुनराविष्कार की भूमि पर पहचान की राजनीति यहाँ फल फूल सकती है। और इस समस्या से हमें बचना चाहिए और इस समस्या से बचते हुए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप का सर्वसमावेशी चरित्र खोजने का आज प्रयास करना चाहिए ताकि हम पहचान की राजनीति की अपहिति से बच सकें। और इसके लिए जरूरी है कि कुछ बिंदुओं पर हम भारतीय, जैसा कि अमरेंद्र जी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आखिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होगा, हम उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को कैसे सामने लाएं। तो मित्रों, हमें सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा को, जैसे मैं एक बिंदु उठाता हूँ, एक आयाम उठाता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा का भौगोलिक मानचित्र क्या होगा। जैसे हम लोग किसी देश के भौगोलिक मानचित्र की बात करते हैं तो क्या किसी ज्ञान परंपरा के भी भौगोलिक मानचित्र की बात की जा सकती है। अगर यहाँ पॉलिटिकल साइंस के कुछ अध्येता बैठे होंगे तो जानते होंगे कि पॉलिटिकल साइंस में एक क्रिटिकल बाउंड्रीज का कंसेप्शन है। तो ज्ञान परंपरा की भी कोई क्रिटिकल बाउंड्री होती है क्या? क्योंकि कई प्रकार के भूगोल होते हैं, सांस्कृतिक भूगोल, भाषाई भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तो ज्ञान परंपरा का भी कोई भूगोल होता है क्या? और यदि ज्ञान परंपरा को कोई भूगोल होता है तो सांस्कृतिक भूगोल, भाषाई भूगोल और राजनीतिक भूगोल, इन तीनों की सीमाओं का अतिक्रमण करके अपनी परिव्याप्ति को बनाएगा। तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं वो का आर्यावर्त की ज्ञान परंपरा है, क्या हिंदुस्तान के भूगोल की ज्ञान परंपरा है, या प्राचीन वैदिक प्रमाणों में जो इसका एक बृहत्तर भारत की संकल्पना है, ये उस भूगोल को अपने में अवाप्त करने वाली ज्ञान परंपरा है। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को निर्धारित करते हुए इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा को सनातन ज्ञान परंपरा क्यों कहा जाता है। आजकल सनातन शब्द अचानक बहुत चर्चा में आता है। तो हम अपनी ज्ञान परंपरा को सनातन ज्ञान परंपरा क्यों कहते हैं? बहुत प्रचलित अर्थों में कहा जाता है कि ये बहुत प्राचीन ज्ञान परंपरा है, इसलिए प्रसिद्धि अर्थ में सनातन शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये इसका पारिभाषिक अर्थ है। फिर ये कहा जाता है कि विभिन्न ज्ञान परंपराओं की एक ऐतिहासिक आरंभ है, हिस्टोरिकल बिगिनिंग है उनकी, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा की कोई हिस्टोरिकल बिगिनिंग नहीं है, ये अहिस्टोरिकल है। इस अर्थ में इसे सनातन ज्ञान परंपरा कह दिया जाता है। मुझे लगता है कि यह भी भारत के सनातन ज्ञान परंपरा के अर्थ गौरव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या नहीं। तो आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा को सनातन ज्ञान परंपरा क्यों कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को सनातन ज्ञान परंपरा इसीलिए कहते हैं कि हमारे ऋषियों ने इस विश्व को संचालित करने वाले शाश्वत नियमों को ध्यान में रखकर जीवन और जगत और समाज की मूल्य व्यवस्था का निर्माण किया। इसलिए यहाँ शाश्वत मूल्यों का निवेश किया गया, जो मूल्य कभी कलिवर्ज नहीं होते, कभी कालबाह्य नहीं होते हैं। इसलिए संसार को संचालित करने वाले शाश्वत नियमों को की अनुरूपता में जब हम अपने जीवन की व्यवस्था करते हैं और उससे जो ज्ञान परंपरा विकसित होती है, इस अर्थ में उसे हम सनातन ज्ञान परंपरा कह सकते हैं। और वैदिक परंपरा में इसके लिए ऋत की अवधारणा है, बौद्ध परंपरा में उसके समानांतर प्रतीक समुत्पाद की अवधारणा है, और जैन परंपरा में उसके लिए षड्द्रव्य की अवधारणा है, जिसको वस्तु स्वातंत्रवाद कहते हैं। ये तीनों अवधारणाएं जो है
वो अपनी अपनी तरह से एक ही समस्या को संबोधित करते। फिर भारतीय ज्ञान परंपरा को इसलिए भी सनातन ज्ञान परंपरा कहा जाता है कि मुंद्रा जी ने जैसे कहा कि भारत में काल की जो अवधारणा है वो चक्रीय अवधारणा है, स्पाइरल कंसेप्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ जो सृष्टि का आवर्तीय जो चक्र है, यहाँ सृष्टि होता है, प्रलय होता है, फिर सृष्टि होता है, प्रलय होता है, इस अर्थ में भी भारतीय ज्ञान परंपरा को सनातन ज्ञान परंपरा इस बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा करते हुए हमें इस आयाम को भी सामने लाने का प्रयास करना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुलवादी चरित्र और उसके बहुलवादी चरित्र का पसारा इतना अधिक है कि इसमें समानांतर, परस्पर विरोधी, परस्पर पूरक, पता नहीं कितने ज्ञान परंपराओं की धाराएं हैं। तो इन ज्ञान परंपराओं की धाराओं को अलग अलग आप देखेंगे तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा के किसी सर्वसमावेशी चरित्र को आप सामने नहीं ला पाएंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के उस सर्वसमावेशी चरित्र को सामने लाने के लिए जरूरी है कि इसके विभिन्न प्रकार की बहुलवादी और उपधाराओं में वो एक स्वरता का और एक वाक्यता का वो मूल स्वर क्या है, अगर हम उसको पकड़ें तो शायद हम भारतीय ज्ञान परंपरा के उस सर्वसमावेशी चरित्र को पकड़ पाएंगे। और उसके लिए जो संस्कृति अध्ययन में जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो मेरी समझ में कि हम किसी ज्ञान परंपरा की उस आत्म प्रतिमा, उसके सेल्फ इमेज को, क्योंकि वो जो उसका सेल्फ इमेज होता है वो उसकी विभिन्न परिणतियों और निष्पत्तियों में अपनी मौजूदगी को बनाए रखता है। तो हमारे संस्कृति के सिद्धांतकारों ने भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्म प्रतिमा को उन्होंने बहुत संक्षेप में इस तरीके से बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जो आत्म प्रतिमा है वो दो मौलिक अवधारणाओं से बनती है। पहली अवधारणा है लोक सिद्धि और स्वरूप सिद्धि। लोक सिद्धि का अनुवाद जीवन में यज्ञ के द्वारा होता है और स्वरूप सिद्धि का अनुवाद अपने जीवन में योग के द्वारा होता है। यज्ञ का प्रतिफलन धर्म में होता है और स्वरूप सिद्धि का अंतिम प्रतिफलन मुक्ति या मोक्ष में होता है। तो एक तरफ लोक सिद्धि, यज्ञ और धर्म, और दूसरे तरफ स्वरूप सिद्धि, योग और मोक्ष। आप यदि दुनिया की भारतेतर सभ्यताओं को देखेंगे तो उसमें लोक सिद्धि का पक्ष तो मिलता है, लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा की ये अद्भुत विशेषता है कि यह दुनिया में एकमात्र ज्ञान परंपरा है जो स्वरूप सिद्धि को भी जीवन का लक्ष्य मानती है। तो अगर इस आत्म प्रतिमा को आप पकड़ेंगे, स्वरूप सिद्धि और लोक सिद्धि का, तो यही बात आपको दूसरे रास्ते से बौद्ध परंपरा में भी मिलेगी, यही बात आपको जैन परंपरा में भी मिलेगी, यही बात आपको चारवाक परंपरा में भी उसकी दृष्टि से मिलेगी। किसी भी परंपरा को आप, भारत मूलीय किसी परंपरा को ले लीजिए, उसमें आपको लोक सिद्धि और स्वरूप सिद्धि के प्रतिमान का अपवाद कहीं नहीं। इसीलिए भारतीय संस्कृति की जो आत्म प्रतिमा है इन दो मौलिक प्रतीकों से लक्षित है। भारतीय ज्ञान परंपरा के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बनाते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो लिटरल कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात उसका वांग्मयी संस्थान कैसे बनता है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक सावयवी ज्ञान परंपरा है और ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त ऋषि और मुनियों की अंतर्दृष्टि जिस प्रकार से वांग्मयों में वाग विग्रहित होती गई है, उसी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा का एक लिटरल कॉन्स्टिट्यूशन विकसित होता है। इसमें सर्वप्रथम 4 वेद आते हैं, 4 वेदों के बाद 6 शास्त्र आते हैं, 6 शास्त्रों के बाद 3 उपवेद आते हैं, 3 उपवेदों के बाद फिर स्मृति ग्रंथों की परंपरा आती है, स्मृति ग्रंथ आते हैं उसमें।
स्मृति ग्रंथों के बाद नीति ग्रंथों की परंपरा आती है। नीति ग्रंथों के बाद दर्शन का बृहद साहित्य भारत में मिलता है, बृहद वांग्मय मिलता है। और दर्शन साहित्य के बाद फिर भारतीय ज्ञान परंपरा महाकाव्यों में अपने ढंग से अपने को री इनकारनेट करती है। और मुख्य रूप से भारतीय परंपरा के जो महाकाव्य हैं उनमें 4 महाकाव्यों की गणना होती है, रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित और रामचरितमानस। और उसके बाद भारतीय परंपरा आगे बढ़ती है तो संस्कृत परंपरा के जो कालिदास, भारवी इत्यादि के जो पंच महाकाव्य माने जाते हैं वहां तक ये परंपरा आती है। और इस मूल लिटरल कॉन्स्टिट्यूशन के चारों तरफ पता नहीं कितना साहित्य निर्मित किया गया, इतिहास, पुराण, कितने तरह के साहित्य निर्मित किए गए, कितने प्रकार के वैज्ञानिक चिंतन, कितने प्रकार के शिल्प और कलाओं के विकास से संबंधित जो साहित्य विकसित हुए। और इसके अतिरिक्त ये तो लिखित परंपरा है, इसके अतिरिक्त भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा भाग वाचिक परंपरा है। तो ये लिखित और वाचिक परंपरा को मिलके भारतीय ज्ञान परंपरा का एक लिटरल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, एक वांग्मयी संस्थान बनता है। अब इन वांग्मयी संस्थानों में इतना बृहत्तर है कि इनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये किस ओर संकेत करना चाहते हैं, इनकी विश्व दृष्टि क्या है, ये जीवन और जगत को कैसे देखना चाहते हैं, इनको देखने में तो मतलब वर्ष, सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो आखिर हम कैसे मतलब आगामी पीढ़ी को समझाएं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में का जो इतना विशाल वांग्मयी संस्थान है उसके मुख्य संदेश क्या है, और उन मुख्य संदेशों को हम दुनिया की आज की समस्याओं, आज की साम्प्रतिक जो समस्याएं हैं उसके संदर्भ में हम इसके औचित्य और इसकी प्रासंगिकता को लेकर हम आगामी पीढ़ी से कैसे संवाद करें। इसके लिए मित्रों जरूरी है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की विश्व दृष्टि पर ध्यान दें। आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा की विश्व दृष्टि क्या है और उस विश्व दृष्टि को लेके हम दुनिया की अन्य ज्ञान परंपराओं के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं। अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा की विश्व दृष्टि का से संबंधित सबसे मूलगामी किसी सिद्धांत या किसी अवधारणा की ओर अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो आप पाएंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे मूलगामी जो विश्व दृष्टि है वह यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा यह मानकर चलती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में एक नैतिक व्यवस्था है। संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में एक नैतिक व्यवस्था है। यह ब्रह्मांड अपनी गतिशीलता में कोई अस्त व्यस्त चीज नहीं है, बल्कि अपने आप में एक समग्र और संपूर्ण रूप से एक नैतिक व्यवस्था है। ये मूल मान्यता आपको दुनिया के किसी भी भारतेतर प्राचीन ज्ञान परंपरा में ये चीज नहीं। लेकिन संयोग से जब आधुनिक विज्ञान का विकास हो रहा था तो न्यूटन एंड केपलर के समय मुंद्रा जी केपलर का एक सिद्धांत आया था हार्मोनियस यूनिवर्स। वहां तक तो ये था कि मतलब कोई वो सौरमंडल की संपूर्ण गति को केपलर एक हार्मोनियस यूनिवर्स के रूप में देखता था। उसी सिद्धांत की दार्शनिक परिणति उन दिनों पाश्चात्य दर्शन में लाइबनिज के चित्त बिंदुवाद और प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी के कंसेप्ट में हुआ था। लेकिन बाद में आधुनिक विज्ञान ने हार्मोनियस यूनिवर्स की संकल्पना को बिल्कुल भुला दिया और जब थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत आए तो ये कहा गया कि ये विश्व की जो गति है वो संगति से हार्मोनी से केओस की ओर है। और थर्मोडायनेमिक्स में जो घोषणा की गई कि एक दिन पूरा जो यूनिवर्स है वो एक पोएटिक सिस्टम में बदल जाएगा और यही इस ब्रह्मांड की मृत्यु।
मतलब ये जो एंट्रोपी का जो सिद्धांत है कि लगातार एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन बाद में मतलब वैज्ञानिकों ने ये भी मधु मैडम देखा कि अगर इस यूनिवर्स में अगर एंट्रोपी के सिद्धांत के माध्यम से हम समझना चाहते हैं, इसका मतलब है ब्रह्मांड का इतिहास मरने का इतिहास है। अगर लगातार हम एंट्रोपी की ओर बढ़ रहे हैं, एक क्योस की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो लगातार हम टूटने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने देखा कि इस ब्रह्मांड में सिंट्रोपी का भी सिद्धांत लागू होता है। एंट्रोपी यदि है तो सिंट्रोपी भी है। तो सिंट्रोपी तो कायम रहने का इतिहास है, वो जीवन का इतिहास है कि ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में कायम रखे हुए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में इस प्रकार के वैज्ञानिक पदावलियों से भिन्न, मतलब हमारे ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा, और इस नैतिक व्यवस्था की मूलभूत दृष्टि से जो अन्य विश्व दृष्टियां निष्पन्न हुई, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को संबोधित करती है, तो उसमें पहली बात ध्यान में जरूर ये लाना चाहिए कि जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नैतिक व्यवस्था भारतीय ज्ञान परंपरा में मानते हैं, तो हमारी जो सभ्यता दृष्टि बनती है वो मानव केंद्रित सभ्यता दृष्टि बनती है। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर हमारा नहीं बनता है, क्योंकि हमारी मूल मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में एक नैतिक व्यवस्था है। इसलिए भारत में सभ्यता, भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुवाद जिस सभ्यता और सांस्कृतिक दृष्टि में हुआ, वो साभ्यतिक और सांस्कृतिक दृष्टि मानव केंद्रित दृष्टि, एंथ्रोपोसेंट्रिक दृष्टि नहीं। कहीं भी आप भारतीय ज्ञान परंपरा में एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का कोई आप एक प्रमाण भी मुश्किल से नहीं खोज सकते। यहाँ की साभ्यतिक और सांस्कृतिक दृष्टि चराचर संवेदी दृष्टि है, चराचर संवेदी दृष्टि, जिसका एक बहुत अच्छा प्रसंग हमको रामचरितमानस में जब गोस्वामी दास मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जाए। ये चराचर संवेदी दृष्टि है, ये मानव केंद्रित दृष्टि है। और इस चराचर संवेदी दृष्टि से जो दूसरी हमारी जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि बनती है, वह यह बनती है कि इस ब्रह्मांड में मनुष्य की जो हैसियत है वो स्वामीवादी वर्चस्व वाली हैसियत नहीं है। जैसे जड़ चेतन और स्थावर जंगम इस सृष्टि के अंग हैं, उसी समग्रता में मनुष्य का भी अस्तित्व है। मनुष्य को कोई स्वामीवादी भूमिका इस सृष्टि में प्राप्त नहीं, जबकि आप सेमेटिक परंपरा या अन्य और विज्ञान की परंपरा में आप देखेंगे तो मनुष्य को सृष्टि का मुकुट माना जाता है, मनुष्य को एक स्वामीवादी वर्चस्व की हैसियत दी जाती है। लेकिन भारतीय परंपरा में मनुष्य को स्वामीवादी वर्चस्व की हैसियत नहीं दी जाती। अब मनुष्य को यदि स्वामीवादी वर्चस्व की हैसियत नहीं है तो मनुष्य और मानवेतर संसार के बीच में द्वैत का बोध नहीं हो सकता। जबकि पूरी की पूरी आधुनिक सभ्यता जो है वो मनुष्य और प्रकृति के बीच न पाटे जाने वाले द्वैत पर आधारित है, और इसीलिए उसकी दृष्टि में प्रकृति जो है वो एक ब्रूट फोर्स है, प्रकृति के हाथ रंजित है। इसलिए मनुष्य के हित में प्रकृति को जहां तक हो सके उसे बदला जाना चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत भारतीय ज्ञान परंपरा से जो विश्व दृष्टि बनती है वो प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सामरस्य का, एक सामंजस्य की दृष्टि। और यही भारतीय ज्ञान परंपरा की जो विश्व दृष्टि है, यही वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रथम सिद्धांत है, जिन प्रथम सिद्धांतों की बुनियाद पर भारत की साभ्यतिक और सांस्कृतिक विश्व दृष्टि बनती है। और इन विश्व दृष्टियों के बीच आपको ऐसा लगेगा कि क्या अगर भारत की सभ्यता और संस्कृति
दुनिया की इतनी समृद्ध, इतनी प्राचीन और अपनी निरंतरता को बनाए हुए वाली इतनी बहुआयामी ये ज्ञान परंपरा थी, जिसका अनुवाद एक सुगठित सभ्यता और संस्कृति में हुआ, तो क्या उस सभ्यता और संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल के तमाम प्रकार के ज्ञान की विधाएं विकसित नहीं हुई होंगी? क्या ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल से संबंधित तमाम प्रकार के ज्ञान के अनुशासनों के विकास के बिना कोई सभ्यता और संस्कृति या कोई ज्ञान परंपरा का अनुवाद किसी सभ्यता और संस्कृति में सुगठित रूप से हो सकता है? और तब हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या हमने इस प्रकार के विज्ञान को अपनी परंपरा में विकसित किया, जो मानव केंद्रित सभ्यता दृष्टि को संदर्भ बना के प्रकृति को मानव हित में रूपांतरित करने वाला विज्ञान हो? पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में मनुष्य की चेतना में रूपांतरण का विज्ञान तो मिलता है, लेकिन प्रकृति को अपने पक्ष में रूपांतरित करने की उस प्रकार की अभियांत्रिकी और विज्ञान हमें अपनी ज्ञान परंपरा में नहीं मिलता है, जो पश्चिमी विज्ञान की परंपरा में हमें देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा में पॉलीमरिस्टिक चेंज का कोई उदाहरण आप खोज कर नहीं दे सकते। पॉलीमरिस्टिक चेंज का भारत में रसायन विद्या का विकास हुआ, औषधि विज्ञान में इसका बहुत विकास हुआ, लेकिन कहीं भी पॉलीमरिस्टिक चेंज प्रकृति में लाया जाए, इसका आपको कोई एक भी उदाहरण नहीं। भारत में बहुत प्रकार के उपकरण बने, लेकिन इस प्रकार के उपकरण नहीं बने जिसकी तुलना आधुनिक यंत्रों से की जाए। उपकरण और यंत्र में अंतर है। इसका अंतर मार्क्स ने अपने दास कैपिटल के 15वें अध्याय में मनुष्य और मशीन नामक अध्याय में बहुत अच्छा किया है। उपकरण क्या होते हैं और यंत्र क्या होते हैं। उपकरण मनुष्य के द्वारा संचालित होते हैं, यंत्र के द्वारा स्वयं एक समय के बाद मनुष्य संचालित होता है। लेकिन इसके साथ ही मैं अपनी बात केवल ये बात करके समाप्त करूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आधुनिक विज्ञान के पहुंच से भी आगे का कोई एक विज्ञान यहाँ रहा जिसकी गणना हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की 64 विद्याओं के, 64 कलाएं नहीं मैं कह रहा, 64 विद्याएं। इन 64 विद्याओं में ऐसी ऐसी अलौकिक और अद्भुत विद्याओं का संदर्भ हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलता है। मेरे पास समय नहीं है, स्वतंत्र व्याख्यान होना चाहिए इस पर कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा की वो 64 विद्याएं क्या हैं और वो कहाँ उनके हमारी ज्ञान परंपरा में उनके संदर्भ प्राप्त होते हैं। जैसे एक विद्या का उदाहरण मैं दूं कि एक ऐसी विद्या होती है जिसमें होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी पीपल के वृक्ष के सामने खड़े हैं, तो आप युगपद प्रत्यक्ष के आधार पर पीपल के सभी वृक्षों को काउंट कर ले सकते। इस प्रकार की विद्या है। तो कई क्षेत्रों में इस प्रकार की विद्याओं के 64 विद्याओं के मतलब संदर्भ भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राप्त होते हैं। और ये कहा गया कि भारतवर्ष गुरुत्वम पुरा युगे विश्व व्याख्यातम आसीत तत्र च हेतुर विद्यावासीद विशेषण। मतलब इन्हीं 64 विद्याओं के कारण भारत का पूरा युग में विश्व वैशिष्ट रहा। और ये विद्याएं, इन विद्याओं का आधार क्या है? मानस, दैविक, याज्ञिक, भौतिक भेदाश्च चतुर्विधा। मतलब ये 64 विद्याएं जो हैं उसमें कुछ मानस विद्याएं हैं, कुछ दैविक विद्याएं हैं, कुछ याज्ञिक विद्याएं हैं और कुछ भौतिक विद्याएं हैं। और ये चारों के 16-16 भाग हैं। और इस तरीके से वो 64 विद्याएं भारतीय ज्ञान परंपरा में उनके संदर्भ प्राप्त होते हैं। और प्रथमम दृष्टास तस्मात् जगतो गुरुवस्त एवासम। मतलब पहली बार ये पंक्ति मिलती है कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है।
मुझे कहीं संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, कहाँ कहा गया है कि भारत विश्व गुरु है। मुझे केवल यहाँ इसका संकेत प्राप्त होता है कि चूंकि भारत के लोग इन 64 विद्याओं को जानते थे, उनके प्रयोग करता थे, उनके अनुप्रयोगता थे, इसलिए जगतो गुरुवस्त एवासन, इसलिए उनको जगत में उनका गुरुत्व था। और ये कहा गया कि दुनिया में कोई भी मनुष्य का पुरुषार्थ ऐसा नहीं है जो इन 64 विद्याओं के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और ये 64 विद्याओं का आधार क्या है? दैवात, योगात, यज्ञात, तपसो, मंत्रान, महौषधितः, मणि, तंत्र और यंत्र, ये इन 64 विद्याओं के आधार है। अब यदि इन 64 विद्याओं में ऐसी मतलब आज का विज्ञान भी जहां तक नहीं पहुंच सकता, अगर ऐसी विद्याएं हमारे यहाँ मौजूद थी, इनके अनुप्रयोगता हम थे, तो क्या हम ये कहें कि ये हमारे प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि थी? आज के वैज्ञानिकता के अर्थ नहीं। आज की जो वैज्ञानिकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि है और वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, उनकी एक बहुत सरल विशेषता होती है कि वो ओपन एक्सेस होता है। लेकिन ये जो 64 विद्याओं की जो उपलब्धि है वो ओपन एक्सेस नहीं है। वो क्या है? दैवात, योगात, यज्ञात, तपसो, मंत्रान, महौषधि, मणि, तंत्र और यंत्रात। ये ओपन एक्सेस नहीं, ये किसी साधना, किसी तप के बल से ये विद्याएं प्राप्त होती हैं। तो इनको आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों या वैज्ञानिक आविष्कारों के अर्थ में इनको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा और उसमें विज्ञान दर्शन की चर्चा करें, तो एक तो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिक उपलब्धियां पर हम जिस तरीके से चर्चा करते हैं, दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिनका आप अध्ययन करेंगे तो उस प्रकार की वैज्ञानिक उपलब्धियां आपको उन सभ्यताओं में नहीं मिलेगी। कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने गणित विद्या का विकास नहीं किया होगा, अर्थशास्त्र का विकास नहीं किया होगा, राज विद्या का विकास नहीं किया होगा? तो अगर हमारी परंपरा में भी ये मिलता है कि कोई विशेषता नहीं है, विशेषता ये 64 विद्याएं हैं। दूसरी बात, विज्ञान दर्शन से संबंधित बात, विज्ञान दर्शन विज्ञान के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का आमना सामना एक अलग प्रकार का प्रश्न, लेकिन विज्ञान दर्शन के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का आमना सामना एक भिन्न प्रकार का प्रश्न। विज्ञान दर्शन के प्रश्न अलग होते हैं और वैज्ञानिक आविष्कारों और उसके तकनीकी अनुप्रयोग के प्रश्न अलग होते हैं। विज्ञान दर्शन का आरंभिक प्रश्न जो पश्चिम में उठा, वो ये उठा कि ये इस दुनिया को हम जियोसेंट्रिक मॉडल में देखें, हेलियोसेंट्रिक मॉडल में देखें और क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्व सेंट्रिक मॉडल में देखें। ये 3 मॉडल में, मतलब विज्ञान दर्शन के ये 3 मॉडल सामने आते हैं। आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में यदि खोजने का तलाश करेंगे तो इस प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। आपको भारत में जियोसेंट्रिक मॉडल भी मिलेगा जो चंद्रमा को ध्यान में रख के करता है, आपको हेलियोसेंट्रिक मॉडल भी मिलेगा और ऑब्जर्वोसेंट्रिक भी मॉडल मिल जाएगा। विज्ञान दर्शन का प्रश्न है कि ये दुनिया जो है वो किस प्रकार से कार्य कारण श्रृंखलाओं में बंधी। तो भारत में तो मतलब पश्चिम की अपेक्षा अधिक प्रकार के आपको कार्य कारण के सिद्धांत यहाँ मिल जाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में एक से एक विचित्र प्रकार के कार्य कारण के सिद्धांत मिलेंगे आपको। ये दुनिया जो है वो नियतिवादी दृष्टि से इसको हम समझें या इच्छा स्वातंत्र की दृष्टि से देखें, मतलब डिटर्मिनिज्म की दृष्टि से देखें, या हम अनसर्टेनिटी थ्योरी की दृष्टि से देखें,
तो इस प्रकार के मूलभूत विचार तो आपको भारतीय दर्शन में भी कई प्रारूप प्राप्त हो जाएंगे। फिर देश और काल से संबंधित जो प्रश्न होता है वो विज्ञान दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हरामचंद्र भट्टाचार्य ने भारतीय दर्शन में कितने प्रकार के काल सिद्धांत प्राप्त होते हैं उनका विवरण प्रस्तुत करते हुए काल सिद्धांत दर्शनी नामक पुस्तक लिखा और उसमें 34 प्रकार के डिफरेंट एंड स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ टाइम को उन्होंने संदर्भित किया भारतीय ज्ञान पर। तो विज्ञान दर्शन के जो मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उस प्रकार की अवधारणाएं केवल भारतीय ज्ञान परंपरा में नहीं मिलती बल्कि अन्य ज्ञान परंपराओं में भी इस प्रकार की मूलभूत अवधारणाएं मिलती हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आधुनिक विज्ञान के पीछे का जो विज्ञान दर्शन रहा है और उसने जिस प्रकार की वैज्ञानिकता को निर्मित किया और उस वैज्ञानिकता की निर्मिति जिस प्रकार की सभ्यता दृष्टि में हुई वो आज मनुष्य और मनुष्य के भविष्य के लिए कितना औचित्यपूर्ण है और अन्य और भारतीय ज्ञान परंपरा के पीछे का जो एक दर्शन है और उस ज्ञान परंपरा का अनुवाद जिस सभ्यतिक दृष्टि में होता है और वह सभ्यता दृष्टि भले आज हमारे व्यवहार में अनुप्रयुक्त न हो लेकिन उस सभ्यता दृष्टि में मानव का जो भविष्य है वो कितना सुरक्षित है। अगर इस बात को हम आमने सामने रख के यदि हम अपने विचार को अग्रसारित करेंगे तो शायद हम भारतीय ज्ञान परंपरा के वैश्वीय औचित्य की ओर कदम को पर कदम बढ़ करके कुछ हम सार्थक चर्चा कर पाएंगे। आप लोगों ने अमित जी मुझे इस महत्वपूर्ण परिचर्चा सत्र के इस उद्घाटन सत्र में अपना वक्तव्य देने के लिए मुझे आपने अवसर दिया और मुझे हनुमान प्रसाद शुक्ल जी और इंदिरा जी और आप जैसे शुद्धि विद्वजनों के समक्ष अपने भी कुछ विचार साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने को सम्मानित कृतज्ञ महसूस करता हूँ और एक बार समवेत रूप से आप सभी लोगों